गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कितने स्लाइड ऐड किया? ठीक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों, आज क्लास के अंत में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। वो पिछली क्लास में नहीं कर सकते थे ना बच्चा, टॉपिक ही ऐसा है। क्लास इज नॉट स्टार्टिंग, स्टार्ट हो गई भाई। आवाज चेक कर लेना, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर साउंड? नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलो भाई आ जाए, स्टार्ट करें। आवाज आ रही है मेरी? ऑल ओके? ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ओके, डन। तो पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसी को रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए, तो मामला यह है बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको रिकैप छोटा सा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। पिछली क्लास में यह हुआ था, राधे राधे, ध्यान से देखो भाई, देखो आ जाओ। पिछली क्लास में यह हुआ था, डीएनए जो है ये ऐसे खुला था, है ना? ये ऐसे, ये डीएनए खुला था। ये 5 से 3 था, दूसरा वाला 3 से 5 था। तो डीएनए खोलते खोलते हेलिकेज पहुंच गया था, हेलिकेज पहुंच गया था यहां तक, है ना? याद करो, डीएनए पहले यहां तक खुला था। बिल्कुल डिस्कस करेंगे, चिंता ना करें। डीएनए पहले यहां तक खुला था। हाँ ठीक है, बिल्कुल हमें चिंता ना करो। अभी ये देखो, मैं ये बोल रहा हूं, डीएनए पिछली बार यहां तक खुला था। पहले जब यहां तक खुला था तो पहले यहां पर, एक सेकेंड, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड थे, है ना? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड थे, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड थे, ये ऐसे। अच्छा याद करो, अब पहले डीएनए यहां तक खुला था भाई, ठीक है? यहां तक खुला, ये यहां तक खुला था। तो याद है, 3 के सामने 5, 3 के सामने 5 बन गया था प्राइमर। 5 से 3, है ना? 5 से 3 प्राइमर बन गया था। और डीएनए क्योंकि यहां तक खुला था तो यहां 5 था तो सामने 3 था, तो 3 के सामने 5, यहां पर प्राइमर बन गया था। यह बन गया था प्राइमर। जब प्राइमर बन गया था बच्चों, तो फिर डीएनए पॉलीमरेज आ गया था और डीएनए बना दिया था 5 से 3 यहां तक। इसी तरह यहां भी डीएनए बन गया था 5 से 3, ठीक? डीएनए बन गया था। यह देखो, पहले राउंड में डीएनए तो यहीं तक खुला था, अगले राउंड में डीएनए यहां तक खुला। सही है, यहां तक डीएनए खुला था। जब यहां तक खुला था तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं, 5 से 3 ही जा रहा था डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए बनाते बनाते डीएनए पॉलीमरेज यहां पहुंच गया 5 से 3, डीएनए बनाते बनाते। लेकिन इधर 5 है तो बगल में क्या है? 3। 3 इधर है तो 5 इधर है बच्चों। तो 5 से 3 पहले फिर से क्या किया गया था? प्राइमर बनाया गया था। 5 से 3 क्या बनाया गया था? प्राइमर। और फिर 5 से 3 डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए बना दिया था ऐसे करके, है ना? तो एक स्ट्रैंड में डीएनए खुलता जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाते बनाते आगे चलता जाएगा। इसको हमने नाम दिया था कंटिन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड। क्या नाम दिया था? कंटिन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड नाम दिया था। और जो टुकड़ों में बन रहा है, प्राइमर फिर डीएनए, प्राइमर फिर डीएनए, इसको नाम दिया था बच्चों हमने डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड। डिसकंटिन्यूअस कहा था या क्या बोला था? लैगिंग स्ट्रैंड कहा था। और मैंने बोला था लैगिंग स्ट्रैंड में ये जो डीएनए के टुकड़े हैं, इनको क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं किन्हें? वो जो लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए के टुकड़े हैं। मेरी 2 क्लास मिस हो गई हैं। हाँ बच्चे, 10-15 मिनट बाद के बाद का समझ में आने लगेगा, लेकिन क्लास ऐसे मिस ना करो बच्चे, सही है? और ये जो हरे वाले स्ट्रैंड है, याद है मैंने इनको पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा था। क्या कहा था? पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा था। ये देखो,
हरे वाले को पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड, अरे इन्हीं को देखकर तो नया डीएनए बन रहा है, तो इनको कहा था पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड, यही कहा था बच्चों। यहीं तक डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ चुके थे पिछली क्लास में हम, राइट। तो मामला यह है कि एक स्ट्रैंड में तो डीएनए पॉलीमरेज पहले प्राइमर बना, फिर डीएनए खुलता जाएगा, 5 से 3 डीएनए बनता जाएगा, डीएनए खुलता जाएगा, डीएनए 5 से 3 बनता जाएगा, सही है। लेकिन दूसरे में पहले डीएनए खुला यहां तक तो प्राइमर, फिर डीएनए, प्राइमर फिर डीएनए, तो टुकड़ों में बन रहा है, राइट। मैंने बोला था लीडिंग स्ट्रैंड किधर बनते हुए जा रहा है, टुवर्ड द फॉर्क, लैगिंग अवे फ्रॉम द फॉर्क। अरे चाहे कोई टुवर्ड द फॉर्क बने या अवे फ्रॉम द फॉर्क बने, बन 5 से 3 रहे हैं, बन 5 से 3 रहे हैं। पहली स्लाइड है भाई, 5 से 3 ही बन रहा है, लीडिंग हो या लैगिंग हो, सही है। अच्छा, तो लीडिंग लैगिंग की बात कर दी मैंने यह भी बोला था जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 से 5 है विथ रेस्पेक्ट टू फॉर्क या हेलिकेज, हेलिकेज इधर है, फॉर्क इधर है, तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 से 5 है उस पर लीडिंग बनता है, और जिस टेम्पलेट की पोलैरिटी 5 से 3 है उस पर लैगिंग बनता है। इतनी बात हो गई थी, सही है। अब इसके आगे स्लाइड नंबर 1 है भाई, पिछले टॉपिक का रिवाइज हो रहा है, पिछले लेक्चर का रिवाइज हो रहा है। अब इसके आगे चलो आ जाओ बच्चों, अब आज की बात शुरू करते हैं। जितना पिछली क्लास में बताया था उतना बता दिया मैंने, अब क्या करना है देखो आगे। अब डीएनए यहां तक खुल गया, अब अगले राउंड में डीएनए यहां तक खुलेगा, ठीक है। तो जब डीएनए यहां तक खुलेगा तो ऊपर वाले डीएनए पॉलीमरेज को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 से 3 डीएनए बनाते बनाते आगे चला जाएगा, और दूसरे वाले में गेस कर ही सकते हो, फिर से प्राइमर, फिर से डीएनए बनेगा, राइट। अच्छा, तो देखो एक बार मिटाता हूं, देखता हूं टुकड़ों में मिटता है या नहीं ये। हाँ पूरा ही मिट गया, अच्छा ठीक है। अच्छा, तो ऐसा करता हूं मैं, अब इसी डीएनए को दोबारा बनाता हूं ना, रुक जाओ, इधर देखो, पूरा ही हटा देता हूं, ये जो बना था यही दोबारा बनाते हैं, पूरा डायग्राम लेते हैं इस बार, ये पिछली स्लाइड में आपके बना हुआ था, ठीक है। आ जाइए इधर आइए, देखो बच्चों मामला ये है कि अब डीएनए जितना खुला था अब तो पूरा ही खुल गया ये डीएनए, ऊपर वाला स्ट्रैंड 5 से 3 है, दूसरा वाला 3 से 5 है, ये देखो 3 से 5 है, ठीक है। ध्यान देते रहे, ये पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक, ये पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये देखो पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड है दोनों, ठीक है। आज की कहानी शुरू हो रही है, पहली स्लाइड, पेरेंटल स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। ये भी है पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड, पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब आगे सुनो, यहां पर 3 के नीचे 5 था, 5 से 3 क्या बन गया था, प्राइमर, फिर डीएनए पॉलीमरेज आया और 5 से 3 डीएनए खुलता जा रहा है, डीएनए बनता जा रहा है, डीएनए खुलता जा रहा है, देखो डीएनए खुलता जा रहा है और डीएनए 5 से 3 पूरा बन गया। इसका मतलब एक बार बना प्राइमर और लगातार डीएनए बनता गया, तो इसे कंटीन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड बोला गया। लेकिन दूसरे में बच्चे याद है, दूसरे में पहले क्या हुआ था, पहले यहां पर बना था प्राइमर, पहले बना था प्राइमर, जब प्राइमर बन गया था तो फिर 5 से 3 यहां पर बन गया था डीएनए, 5 से 3 क्या बन गया था, डीएनए, यही हुआ था ना। फिर डीएनए यहां तक खुला था तो फिर से प्राइमर बना था, फिर से प्राइमर बना था, ये देखो, सॉरी कलर चेंज कर देते हैं, हाँ
ये भी हटा दूं। पहले प्राइमर बना था, तो प्राइमर बना था पहले तो ये 5 से 3, और फिर 5 से 3 बन गया था डीएनए। पिछला डायग्राम है ये, 5 से 3 बन गया था डीएनए, ये ऐसे 5 से 3 बन गया था डीएनए। ठीक है भाई, 5 से 3 डीएनए बन गया था। ठीक, अब डीएनए यहां पर, अच्छा ठीक है, अब फिर से, अरे भाई 5 इधर है तो 3 इधर है, 3 उधर है, तो फिर से प्राइमर बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 इधर है तो 5 इधर है। और देखो हम सही अज्यूम करते आ रहे हैं बच्चों हम सही में सही पढ़ते आ रहे हैं। कैसे? 5 के बगल में 3 है, अगर 3 आए तो अब ये से 5 इधर होगा, और देखो ना 3 के ऊपर 5 ही तो होता है, तो सही तो मान रहे हैं। तो देखो ये पहले बना प्राइमर 5 से 3, 5 से 3 प्राइमर बना, और फिर से देखो बन रहा है डीएनए 5 से 3। लो जितना डीएनए था पूरा रेप्लिकेट हो गया। अरे वही सारी होगी, रिफ्रेश कर लो भाई। ठीक है, अच्छा डीएनए कॉपी हो गया। अब देखो भाई, अब फिर से सुनना मेरी बात, अब क्या होगा, डीएनए तो डबल हो गया, लेकिन जगह जगह आरएनए प्राइमर बनाए बैठे हो, तो याद करो ले आओ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, प्राइमर हटाएगा और प्राइमर की जगह डीएनए लगाएगा, याद है? तो अगले स्टेप में क्या होने वाला है, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। कौन हटाएगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हटाएगा। ठीक, और फिर उसी की जगह डीएनए बनाएगा। लेकिन बच्चों अभी ध्यान देते रहना, अलर्ट होने की जरूरत है, कुछ भारी काम होने वाला है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए होगा इन प्लेस ऑफ प्राइमर। कौन करेगा भाई? यही डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो गौर करिए जरा, मैं इसी डायग्राम में दिखा देता हूं, जहां जहां प्राइमर है वहां वहां सही हो जाएगा। देखो जरा, जहां जहां प्राइमर हटा रहा हूं, जहां जहां प्राइमर है वो हटा रहा हूं। ये देखो प्राइमर है, हटा दिया, अरे ठीक है हट गया। फिर यहां भी प्राइमर है, हटा दो, ये लो हट गया। जहां जहां प्राइमर है हटा दो, यहां प्राइमर है, हटा दो, ये लो हट गया। ये कौन हटा रहा है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, हट गया प्राइमर। किसने हटाया? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने। बच्चों ध्यान देना, अलर्ट रहना, पहली ही स्लाइड है, चिंता ना करो। अब ध्यान दीजिएगा सभी, ये 5 डैश है, ये 3 डैश है, ये 5 से 3 डीएनए बना था, है ना, और ये 5 डैश से 3 डैश डीएनए बना था। अब ये 5 से 3 डीएनए बना था, ये प्राइमर वाली। देखो प्राइमर की जगह गैप क्रिएट हो गया बच्चों, याद है मैंने गैप फिलिंग वर्ड बोला था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के लिए। तो देखो जहां जहां प्राइमर था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने हटा दिया। अब इसकी जगह क्या लगने वाला है? डीएनए। लेकिन अभी एक बहुत भारी चीज आने वाली है, अलर्ट रहना। आपको लग रहा है अब तो हल्का हो गया, नहीं, एक भारी काम होने वाला है। सुनिए इधर, प्राइमर हट गया, गैप क्रिएट हो गया। अब इसकी जगह डीएनए कौन बनाएगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कैसे बना पाएगा? आ जाओ देखो, इधर आओ, इधर आओ। देखो पिछले न्यूक्लियोटाइड का 3 डैश है ना बच्चों, पिछले का 3 डैश है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आया, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड लगाया और पिछले के 3 डैश से जुड़वा दिया। सही है। फिर वाला आया पिछले के 3 डैश से, पिछले के 3 डैश से, पिछले के 3 डैश से। याद है आपको पिछली क्लास का कि डीएनए पॉलीमरेज पिछले से ही बॉन्ड बनवा सकता है, अगले से नहीं। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये गैप तो रहेगा भाई, ये जो थोड़ा सा स्पेस है ये तो रहेगा। इंतजार करो, सब पता चलेगा। इधर भी देखो डीएनए पॉलीमरेज पिछले का 3 डैश OH है, इसका बॉन्ड पिछले से, इसका बॉन्ड पिछले से, इसका पिछले से, इसका पिछले से, बनवा दिया। लो बन गया 5 से 3 डीएनए, डीएनए बन गया 5 से 3।
ठीक है जी। अच्छा, गौर करिएगा सभी, टेस्ट में कहां तक आएगा पता चल जाएगा, अभी वेट करो। बन गया? अच्छा सर ये बताओ, यहां भी बनाओ ना प्राइमर की जगह डीएनए, यहां भी बनाओ प्राइमर की जगह डीएनए। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बच्चे पिछले का 3' होगा तब ना डीएनए बनेगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो, पिछले का 3' चाहिए, तो यहां तो नहीं बनेगा भाई। यहां भी पिछले का 3' नहीं है, खाली जगह है ये तो। यहां डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कुछ नहीं कर पाएगा। बीच में जो प्राइमर लगे थे ना, उनको हटाकर डीएनए लगा लेगा फर्स्ट। सही। अब सर इनको जोड़ेगा कौन? याद करो, अब आएगा कौन आएगा? बोलो बोलो बोलो। अब आएगा डीएनए लाइगेज। कौन? डीएनए लाइगेज। ये देखो, ये जो जोड़ने का काम है, ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स ही तो है डीएनए के टुकड़े, इनको जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करेगा। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है? ज्वाइन करता है किसको? डीएनए के सेगमेंट्स को, बोले तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ दिया। सही है? हाँ, लाइगेज विल बी इन एक्शन नाउ। डीएनए लाइगेज ने ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ये है डीएनए लाइगेज का रोल। अच्छा ठीक है बच्चों, वो तो सब ठीक हो गया, डीएनए बन गया, लेकिन सुनो तो, ये हिस्सा छोटा नहीं रह गया। अरे ये हिस्सा खाली रह गया। तो इतना डीएनए छोटा है, यहां भी छोटा है। पता है इसे मैं क्या कहता हूं? सुनो इधर, इसको बच्चों मैं एक नाम देता हूं। पता है क्या नाम देता हूं? गौर से सुनिएगा। इसको मैं कहता हूं एंड पर रेप्लिकेशन की समस्या। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट वहां कुछ नहीं कर सकता ना यहां, क्योंकि पिछले का 3' है ही नहीं। अच्छा लेकिन सुनो तो बच्चों, ये समस्या प्रोकैरियोट में नहीं होगी। अरे प्रोकैरियोट का डीएनए सर्कुलर है भाई, वहां एंड ही नहीं है। याद है आपको? टर्मिनल एंड ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम टीलोमियर कहलाता है। टर्मिनल एंड ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम क्या कहलाता है? टीलोमियर। लेकिन प्रोकैरियोट के डीएनए के केस में तो डीएनए सर्कुलर है। गौर करना, अच्छे से इस डायग्राम को देखना, अच्छे से इस डायग्राम को देखना, गौर करो। प्रोकैरियोटिक डीएनए था, ये प्रोकैरियोटिक डीएनए था भाई। ठीक है, अब इस पर डीएनए बना था, तो प्राइमर तो यहां लगा था पहले 5 से 3, और इसके बाद फिर डीएनए बन गया था, फिर डीएनए बन गया था, फिर डीएनए बन गया था, है ना? 5 से 3 डीएनए बन गया था। तो मैं ये कह रहा हूं प्राइमर हटा दिया मैंने। ठीक है, प्राइमर हटा दिया तो ये एक सेकंड, प्राइमर हटा दिया, ध्यान से देखते रहेंगे। तो ये 5 है, ये 3 है, मैं मानता हूं। अरे भाई सर्कुलर डीएनए में बच्चों एंड पर रेप्लिकेशन की कोई समस्या नहीं है। अरे इसी को फोल्ड कर लो ना यार, सर्कल बना लो। सही है, वही किया है मैंने। तो आपको नहीं लग रहा? इधर देखो, इधर देखो, फोकस करो। पिछले का 3' अवेलेबल है ना, यहां पर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड लगेगा, बॉन्ड बन गया पिछले के 3' से, पिछले के 3' से, पिछले के 3' से। अब बाद में जो गैप बचा, इसे डीएनए लाइगेज जोड़ देगा। क्या ये आपको फील हुआ बच्चों? यस नो बोलो जल्दी फटाफट, फिर बात करते हैं। प्रोकैरियोट में एंड की रेप्लिकेशन की समस्या ही नहीं, क्योंकि भाई उनमें एंड ही नहीं है, एंड ही नहीं है, तो समस्या ही नहीं रहेगी। टर्मिनल एंड नहीं है। तो सुनिए मेरी बात, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम नॉट सीन इन प्रोकैरियोट्स। इतना लिखने से हो जाएगा, नॉट सीन इन प्रोक मतलब प्रोकैरियोट्स। क्यों नहीं देखा जाएगा? एज दे हैव सर्कुलर डीएनए। उनका डीएनए कैसा है? सर्कुलर है, मतलब एंड ही नहीं है। एंड नहीं है मतलब टीलोमियर नहीं है भाई। एंड ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम क्या होता है? टीलोमियर। एंड ही नहीं है तो एंड पर रेप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है। 3 प्राइम 5 प्राइम का मतलब है 3' एंड का मतलब होता है फ्री OH ग्रुप है। 5' एंड का मतलब है फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है। सही है? अच्छा कोई बोल रहा है दोबारा एक बार दिखा दो सर। चलो ठीक है दिखा देता हूं। इधर देखो, मैं ये कह रहा था बच्चों सर्कुलर डीएनए था,
सर्कुलर डीएनए था। एक बार और देख लो, कोई बात नहीं। इसको मैंने फोल्ड करके सर्कल कर दिया, वो रहा। अरे तो माना कि यहां पर सर्कल है ना, तो इसका पिछले वाले का 3' अवेलेबल है या नहीं? अवेलेबल है। फिर इसका बॉन्ड पिछले से, इसका बॉन्ड पिछले से बन गया। अब फिर डीएनए लाइगेज से जुड़वा दो, सही है। फिर डीएनए लाइगेज से जुड़वा दो, लो जुड़वा दिया, लो बन गया डीएनए। तो प्रोकैरियोट टीलोमियर, टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम या डीएनए को टीलोमियर कहते हैं बच्चों। सेल बायो में क्रोमोसोम का टर्मिनल एंड होता है, उसे टीलोमियर कहते हैं, है ना, एंड्स जो होते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं प्रोकैरियोट में एंड ही नहीं है, तो एंड पर रेप्लिकेशन की समस्या ही नहीं है, मतलब टीलोमियर नहीं है, सही है। हां, यूकैरियोट में बच्चों, सर लेकिन हमारा डीएनए फिर तो छोटा हो गया ना। नहीं, मनीषा सही बोल रही है बच्चों। डीएनए का एंड, क्रोमोसोम का एंड क्या कहलाता है? टीलोमियर। और याद करो सेल बायो में क्या पढ़ते हो? टीलोमियर बनाने की जिम्मेदारी टीलोमरेज एंजाइम की है, जो कि खुद एक राइबोजाइम है, मतलब आरएनए है। तो एंड पर डीएनए बनाने की बात, ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नहीं करेगा, सेकंड थर्ड कोई नहीं करेगा। कौन करने वाला है? टीलोमरेज एंजाइम। तो देखो ना, मैंने लिख रहा हूं यहां, इन यूकैरियोट दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय, यूकैरियोट में यहां पर डीएनए बनाने की बात कौन करता है? टीलोमरेज एंजाइम। पता है बच्चों, टीलोमरेज एंजाइम खुद क्या है? आरआरएनए प्लस प्रोटीन का बना है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन का बना है। और क्योंकि आरआरएनए प्लस प्रोटीन का बना है, तो बोलूं क्योंकि इसमें आरएनए है, सो इट इज अ राइबोजाइम। सही है। नीट वालों ने क्वेश्चन पूछ लिया कि आप में कौन सी राइबोजाइम है, एक तो यही बता सकते हो, टीलोमरेज। सही है बच्चों। तो ये है, एंड पर रेप्लिकेशन की समस्या यूकैरियोट में होगी। यहां पर जो डीएनए छोटा रह गया है, इसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा? टीलोमरेज एंजाइम। ठीक है, डन। ये है बच्चों रेप्लिकेशन। अब कुछ इधर उधर की बातें कर लें। अभिषेक रुक जा, एनसीईआरटी की लाइन पकड़ के बैठा है तू, इंतजार कर, वो भी आ रही हैं। आ जाओ। देखो ये बेसिक बात हो गई। अब बच्चों सुनो कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट डीएनए रेप्लिकेशन होता है। प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, डीएनए रेप्लिकेशन होता है क्या? एसएसबी। ठीक है, बात रही सर ये एसएसबी क्या है? अरे भाई, एस से है सेमी कंजर्वेटिव, ठीक, एस से सेमी कंटिन्यूअस बोलो या सेमी डिसकंटिन्यूअस बोलो, सेमी कंटिन्यूअस या सेमी डिसकंटिन्यूअस बोलो। अरे मेरा कहने का मतलब है बच्चों, आधा डीएनए कंटिन्यूअस बन रहा है, आधा डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। सेमी डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब है? आधा कंटिन्यूअस आधा डिसकंटिन्यूअस, अरे मतलब आधा लीडिंग आधा लैगिंग, सही है। और बी से है बाई डायरेक्शनल। प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। अनुपम, हाँ प्रोकैरियोट का पढ़ रहे थे बच्चे, लेकिन यूकैरियोट का थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि सेल बायो में तो पढ़ेगा ना टीलोमरेज एंजाइम, इसलिए। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों का रेप्लिकेशन ऐसा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से सुनिए, ई कोलाई में, इन ई कोलाई ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन में कितने मिनट लगते हैं? 20 मिनट्स, ठीक। और डीएनए रेप्लिकेशन में 18 मिनट्स, डीएनए रेप्लिकेशन में लगते हैं 18 मिनट्स। याद है आपको? ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर डीएनए होता है, और इतने डीएनए के रेप्लिकेशन में 18 मिनट लग रहे हैं। इतना तो तभी हो सकता है ना जब रेट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हो क्या? 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड इन बोथ द डायरेक्शन। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड लगेंगे इन बोथ द डायरेक्शन। सही है, ओके। तभी एनसीईआरटी, ये जो कुछ लोग लिख रहे थे ना, उनको बता दूं, इसलिए एनसीईआरटी लिखती है
टेस्ट में सिलेबस क्या आएगा पता चल जाएगा बच्चे, रुक जा। सुनो, इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि डीएनए पॉलीमरेज को केवल फास्ट काम नहीं करना है बट विथ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। फास्ट ही काम नहीं करना है, फास्ट काम तो करना ही करना है बट विथ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, बिल्कुल सही तरीके से करना है। क्यों? क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हुई ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा? म्यूटेशन। और अनुगुप्ता बाई डायरेक्शनल कैसे है? याद करना, पहला डायग्राम, एक हेलिकेज डीएनए खोलते इधर जा रहा था तो उधर भी रेप्लिकेशन होगा, एक हेलिकेज इधर जा रहा था तो उधर भी तो रेप्लिकेशन होगा, तो बाई डायरेक्शनल हुआ। एक्यूरेसी और हाई, बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मतलब बहुत सही तरीके से करना होगा और हाई स्पीड से करना होगा, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हुआ तो क्या हो जाएगा? म्यूटेशन। सही है बच्चों? आपको भी यही सीखना है क्या कि पेपर करना है केवल फास्ट नहीं, विथ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि एनी मिस्टेक कर दी अगर तो यहां तो म्यूटेशन नहीं होगा, पेपर में रिजेक्शन हो जाता है। सही है? ओके। दूसरी बात सुने, एक तो ये बात हो गई, एक लाइन और सुनिए एनसीईआरटी की जो बची रह गई है। एनसीईआरटी कहती है डीएनए रेप्लिकेशन, पुराने क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा, चिंता ना करो, आगे पढ़ो, अंत में बताऊंगा। प्रूफ रीडिंग बता चुका हूं, रेप्लिकेशन के दौरान कहीं कुछ गड़बड़ हुआ उसे चेक किया करने का काम प्रूफ रीडिंग है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी कहती है डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन हाईली कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, मतलब फिक्स होना चाहिए कि अगर रेप्लिकेशन हुआ है तो सेल डिवीजन होना चाहिए, नहीं तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। डीएनए डबल हो गया, सेल ना डिवाइड करे तो क्या हो जाएगी? पॉलीप्लॉइडी। लास्ट पैराग्राफ ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखो, एनसीईआरटी लिखती है डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन हाईली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, एक के बाद एक होना चाहिए। सही है? अरे भाई काट देगा डीएनए को तो 5 और 3 हो जाएगा ना बच्चे, इंच मामूल। ठीक है? यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नहीं होता भाई, क्या कर रहे हो यार तुम लोग। मैंने बताया था यूकैरियोट में 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज होता है, अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, बीटा डीएनए पॉलीमरेज, गामा डीएनए पॉलीमरेज, डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज और एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, तो देखो जरा हाईली कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या? देखो 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 मेरी बात सुनो, मान लो एक सेल है, अपनी सेल है 2n, कितने डीएनए है? 46 डीएनए है, या बोलो 46 क्रोमोसोम है। 46 डीएनए है मतलब 46 क्रोमोसोम है। डीएनए डबल हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो 46 के कितने हो गए? 92 डीएनए हो गए, या बोलो 92 क्रोमोसोम हो गए, 92 डीएनए या क्रोमोसोम हो गए। अब क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। अरे सेल डिवाइड हो जाता है, तो जब सेल डिवाइड होता है तो दोनों में आधा आधा बढ़ गया, 46 मदर सेल 2n थी, डॉटर सेल में भी 2n 46 क्रोमोसोम। सही है? लेकिन अगर मान लो डीएनए डबल हो गया और सेल डिवीजन ना हो, साइटोकाइनेसिस ना हो, गैप्स का कोई नाम नहीं है भाई आशुतोष। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, डीएनए डबल हो गया और सेल डिवाइड नहीं हुई, तो जिस सेल में पहले 46 क्रोमोसोम थे उसमें 92 हो गए, तो सेल 2n की जगह 4n ना हो गई, पॉलीप्लॉइडी। और इसी को एनसीईआरटी लिखती है, पॉलीप्लॉइडी को क्रोमोसोमल एनोमली। क्या लिखती है? क्रोमोसोमल एनोमली। एनोमली का मतलब है एबनॉर्मेलिटी, मतलब गड़बड़ हो गया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। एक सेकंड, एनोमली का मतलब है एबनॉर्मेलिटी। ये किसको बोल रहे हो? पॉलीप्लॉइडी को। ठीक है जी, ये है मामला। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया बच्चों। अरे डीएनए डबल हो जाएगा तो 46 के 92 नहीं हो जाएंगे? क्या कर रहा है मलिक? 46 डीएनए जब रेप्लिकेशन होगा, एक के 2 डीएनए हो गए तो 46 के 92 ना हो जाएंगे? है ओ भाई, ये एनसीईआरटी डेटा है, इतने बेस पेयर को रेप्लिकेट करने में 18 मिनट लग रहे हैं, तो कैलकुलेट कर लो, तो 2000 बेस पेयर पर सेकंड आएगा इन बोथ द डायरेक्शन। अरे 2000 बेस पेयर पर सेकंड इधर और 2000 बेस पेयर पर सेकंड इधर,
अब कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा। ठीक है, हां, तो ये हो गया। ठीक है, देखो डीएनए रेप्लिकेशन पूरा एनसीईआरटी की एक एक लाइन बता चुका हूं। एस फेज में डीएनए डबल हो जाता है, राइट, क्रोमोसोम डबल एन फेज में होता है। ये सब तो सेल डिवीजन की बात है, यहां नहीं छेड़ो अभी, है ना। ठीक है, अच्छा दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में जितना डीएनए रेप्लिकेशन है पूरा पढ़ा दिया है। आप बताते क्रोमोसोम के टुकड़े मिलकर डीएनए होते, अरे यार क्या कर रहे हो अमित, क्या गड़बड़ कर रहा है यार। देख मैंने बोला था हमारी हर सेल में 46 डीएनए के टुकड़े होते हैं और हर डीएनए का टुकड़ा एक क्रोमोसोम बनाता है। तो अगर 46 डीएनए के टुकड़े हैं तो 46 क्रोमोसोम हुए ना, और डबल हुआ तो 92 हो गया, आधा आधा बढ़ गया दोनों सेल में। सही है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था बच्चों कि मैंने एनसीईआरटी की एक लाइन, एक पैराग्राफ अभी नहीं बताया है, डीएनए रेप्लिकेशन का सेकंड लास्ट पैराग्राफ नहीं बताया है। उस पैराग्राफ को मार्क करके रखो कि अभी नहीं पढ़ाया गया है। कब पढ़ोगे उसे? बायोटेक में। अरे नहीं, वहां पर बात की गई है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट अ पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड टू बी प्रोपागेटेड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर रिक्वायर्स वेक्टर। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्या प्रोवाइड करता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये कहां की बात है? बायोटेक की। तो जिस दिन बायोटेक पढ़ाऊंगा उस दिन बिल्कुल बता दूंगा। सही है, हां, तो ये वहीं पर आएगा बच्चों। तो जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन याद दिला दूंगा कि देखो अपन ने मार्क किया था ये पैराग्राफ, ये वहां पर है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब बारी आती है बच्चे, रेप्लिकेशन पूरा हो गया, ठीक। अब हमें पढ़ना है आरएनए। टेस्ट सिलेबस में आरएनए आएगा, मतलब आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, यहां तक आएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल कंडेंस डीएनए क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, तो डीएनए रेप्लिकेशन पूरा हुआ। अब आरएनए पढ़ लो। क्लास के अंत में जो भी पुराने क्वेश्चन है उनके डाउट बता दूंगा, चिंता ना करो, सब मुझे याद है। ठीक है, आ जाओ। ओके बच्चों, अब बात करते हैं आरएनए। बहुत डीएनए कर लिया, अब आरएनए करते हैं। क्रोमोसोमल एनोमली का मतलब है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। जहां 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे सेल में, वहां 92 हो गए, तो डबल हो गया, तो एबनॉर्मेलिटी हुआ ना बच्चे। अच्छा, और टीलोमरेज एंजाइम केमिकली क्या है? आरआरएनए प्लस प्रोटीन। टीलोमरेज क्या है? अक्सर एंजाइम क्या होती है? या तो आरएनए या तो प्रोटीन, लेकिन ये ऐसी एंजाइम है जिसमें आरआरएनए प्लस प्रोटीन दोनों है। और प्यूटेटिव का मतलब है बच्चों कॉमन, फेमस। इस चैप्टर के पहले पेज में दो शब्द हैं, दो शब्द हैं इस चैप्टर के शुरुआत में। इस चैप्टर की शुरुआत में एनसीईआरटी में दो शब्द, एक है प्यूटेटिव और एक है कल्मिनेटिंग। दो शब्द है पहले पेज में इस चैप्टर के। प्यूटेटिव का मतलब है फेमस या कॉमन, और कल्मिनेटिंग का मतलब होता है कमिंग टू रिजल्ट, निष्कर्ष तक पहुंचना, रिजल्ट तक पहुंचना। लिख लो, लग नहीं है तो। ठीक है, हां, आ गया आरएनए वर्ल्ड, सब कुछ आएगा, चिंता ना करो। हाँ, होमवर्क क्लास में करेंगे दिलद। ठीक है, आगे आरएनए पढ़ लेते हैं। अब लिख लिया, चलो मैं हटाता हूं इसको। तो चलो आ जाओ, क्या पढ़ते हैं? आरएनए। बच्चों, क्या मैं आरएनए को बोल सकता हूं पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स? क्या? पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। कौन कौन से राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं याद है आरएनए में? एएमपी, जीएमपी, सीएमपी और यूएमपी, यही तो होता है। सही है। जैसे डीएनए पॉलीमर है, डीएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी, डीटीएमपी का। ठीक है बच्चे, पूरी बॉटनी में नहीं पढ़ाता, पर्टिकुलर टॉपिक है जो मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, और उन टॉपिक में जो भी पढ़ाता हूं उनसे नीट में 38 से 42 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 90। क्या क्या पढ़ाता हूं बता देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक के दोनों चैप्टर, माइक्रोब्स, पूरी प्लांट फिजियो, बायोमोलिक्यूल, राइट, प्लांट फिजियो है, बायोमोलिक्यूल है, और सेल डिवीजन वाला पार्ट, सेल वाला। ठीक है ना, सब आएगा एक एक करके। अच्छा बच्चों, आरएनए में कोई पूछे शुगर कौन सा है तो क्या बोलोगे? राइबोज। ठीक है,
नाइट्रोजन बेसिस कोई पूछे तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। आरएनए जनरली क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। जनरली क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। रेयरली होता है डबल स्ट्रैंडेड। कुछ वायरस में रेयरली डबल स्ट्रैंडेड होगा। आ जाओ, रेयरली क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड होगा। एक आध वायरस का एग्जांपल दे देता हूं। रियो वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसमें। राइस ड्वार्फ वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। अच्छा सुनो तो, डीएनए और आरएनए का ना बच्चों, डीएनए और आरएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लगभग एक जैसा है, थोड़े बहुत अंतर है। जैसे कि डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में है राइबोज। डीएनए में थाइमीन होता है, आरएनए में यूरासिल है। डीएनए अक्सर कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड, रेयरली सिंगल स्ट्रैंडेड। यहां उल्टा है, यहां उल्टा है। यहां क्या होता है? जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड, रेयरली डबल स्ट्रैंडेड। सही है? सेल बायो में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो आ जाओ। तो बच्चों आरएनए दो तरह का होता है, अब इधर उधर नहीं, फोकस करो टॉपिक पर। चलो आ जाओ। आरएनए दो तरह का होता है, आरएनए दो तरह का होता है। आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है ना, उसे कहते हैं जेनेटिक आरएनए या जीनोमिक आरएनए। आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है वो जेनेटिक आरएनए, और दूसरा है नॉन जेनेटिक आरएनए, वो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल का काम ना करे। नॉन जेनेटिक आरएनए में तीन तरह के आरएनए आते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। मैं उस ऑर्डर में लिख रहा हूं जिस ऑर्डर में आपको पढ़ाऊंगा। आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। अच्छा, जेनेटिक आरएनए कौन सा आरएनए है? आरएनए एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल, वो आरएनए जो एक्ट करे एज जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जो एक्ट करे एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? अच्छा, अब बात आई, जेनेटिक आरएनए बच्चों दो तरह का होता है। अरे वायरस में ही पाया जाएगा केवल आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, और कुछ में बताया ना भी थोड़ी देर पहले डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होगा। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किन में जेनेटिक मटेरियल है? जिनका जिनका मैंने पिछली क्लास में नाम लिया था, मतलब पिछले के पिछले। अरे टिप, टीआईपी टिप, टीएमवी इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, फिर क्यूबी बैक्टीरियोफेज, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, और क्या नाम बताया था? रेट्रोवायरस लाइक एचआईवी, रेट्रोवायरस लाइक एचआईवी, और क्या बताया था? कोरोना वायरस। ये सब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। इनमें सब में जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अभी दो नाम बताए, एक रियो वायरस, एक राइस ड्वार्फ वायरस। राइस ड्वार्फ वायरस ये हो गया, ठीक है? तो जेनेटिक आरएनए हो गया। जेनेटिक आरएनए इतना ही है। हां, नॉन जेनेटिक आरएनए हम पढ़ने चल रहे हैं। सबसे पहले पढ़ने चल रहे आरआरएनए। क्या पढ़ने चल रहे बच्चों? आरआरएनए। आइए, राइबोसोमल आरएनए, ध्यान दीजिएगा सभी। आरआरएनए जिसको क्या बोल रहे हैं अपन? राइबोसोमल आरएनए। पता है बच्चों, सेल में सबसे ज्यादा जो आरएनए है वो यही है, 80% अकेले यही है। राइबोसोमल आरएनए 80% होता है ऑफ टोटल। ये थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट आ गया बच्चों, हाँ? फिर इसके बाद फिर मैकेनिज्म आ जाएगा जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे। सेल में जितना आरएनए होता है उसका 80% यही है, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन आ जाता है। हमारे टेस्ट सिलेबस में पूरा आरएनए है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं है उसके पहले पहले का, ठीक है? तो 80% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं मोस्ट एबंडेंट एंड मोस्ट स्टेबल आरएनए? सबसे एबंडेंट है और सबसे स्टेबल है, मोस्ट एबंडेंट एंड मोस्ट स्टेबल आरएनए। और सुनो तो पूरी बात, एंड मोस्ट प्रिमिटिव आरएनए, सबसे पुराना आरएनए भी है बच्चों ये। सर कैसे? सबसे ज्यादा है, 80% है। बच्चे मैम ने क्या बोला उससे कोई मतलब नहीं बच्चे। साक्षी,
जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो फुल एंड फाइनल है और यही मानना है, यही आपको नीट तक लेकर जाएगा। ठीक है, आ जाइए। तो मोस्ट अबंडेंट है क्योंकि 80% है। मोस्ट स्टेबल भी है बच्चों। देखो एमआरएनए जब पढ़ाऊंगा ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो कोई भी एक्सोन्यूक्लियस मिलेगा और काट डालेगा। तो एमआरएनए को मैं बोलूंगा, एमआरएनए को बोलूंगा लीस्ट स्टेबल। लेकिन राइबोसोम के अंदर पैक्ड होता है आरआरएनए। आरआरएनए कहां पैक्ड होता है? राइबोसोम के अंदर। तो आरएनए एक्सोन्यूक्लियस तक नहीं, एक्सोन्यूक्लियस नहीं काट पाएगा, इसलिए मोस्ट स्टेबल है और मोस्ट अबंडेंट है। ये मोस्ट प्रिमिटिव क्यों है? याद है आपको मैंने बोला था जो धरती की पहली लिविंग सेल थी उसके पास 23 एसआरआरएनए था, उसके पास 23 एसआरआरएनए था। अरे वही तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज था, वही तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम था। धरती की पहली लिविंग सेल में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज था, तभी तो वो प्रोटीन बना पाया और जिंदा रह पाया। इसका मतलब पहली लिविंग सेल के पास ये एंजाइम थी, मतलब आरएनए था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि धरती पर ना आरएनए एंजाइम पहले आए हैं, प्रोटीन एंजाइम बाद में आए हैं। टेस्ट का पीडीएफ बच्चों डिस्कस करेंगे, इसके बाद बात करेंगे। बच्चों ये जितने भी पीडीएफ आपको नहीं मिले हैं, ये पीडीएफ आपको कल मिल जाएंगे। कुछ बैकएंड में कोई दिक्कत थी तो वो पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, आयुष कुमार रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, भाई रुक जा, अगले की अगली क्लास का टॉपिक न पढ़ा भी है ना। ठीक है, ओके। मैं बोल रहा था बच्चे धरती की जो पहली लिविंग सेल आई थी उसने प्रोटीन बनाया, क्यों? क्योंकि एंजाइम थी, और ये एंजाइम क्या है? आरएनए। मतलब धरती पर पहले प्रोटीन एंजाइम नहीं आए, आरएनए एंजाइम आए। देखो मैं लिख रहा हूं, ले भाई पिंक कम यूज करता हूं। राइबोजाइम फर्स्ट एंजाइम है इवॉल्व्ड ऑन अर्थ। प्रोटीन एंजाइम बाद में आए, पहले आरएनए एंजाइम आए। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। तो मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट स्टेबल है और मोस्ट प्रिमिटिव आरएनए है। ठीक है, और सुनो दूसरी बात है बच्चों, ये रह गया। अच्छा ठीक है, आओ आगे सुनो। पता है राइबोसोम किसका बना होता है? आरआरएनए प्लस प्रोटीन। बच्चा मॉड्यूल की प्राइस ये सब चीजें बताई जाएंगी बच्चे, जैसे होता जाएगी चीजें पता चल जाएगा। प्रज्ञा देखिएगा जरा, बस आप अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन हो जाए तो सब कुछ अच्छा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो सुनिए, आरआरएनए में मैं बोल रहा हूं, आरआरएनए जो है ना बनाता है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम यही तो बनाता है। अरे भाई राइबोसोम क्या है? आरआरएनए प्लस प्रोटीन। आरआरएनए प्लस प्रोटीन मिलकर राइबोसोम बनता है। ठीक है, तो राइबोसोम बनाने में मदद कर रहा है, इसीलिए तो सो ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आरएनए। इसलिए आरआरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना रहा है ना, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल आरएनए कहते हैं बच्चों। ठीक है, बच्चे नोट्स बना ले, वही अच्छा रहेगा ना। अच्छा ठीक है, दूसरी बात याद करो ना, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। अरे यही तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा बच्चों, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। याद करो प्रोकैरियोट में कौन है? 23S आरआरएनए। अरे यूकैरियोट का आप बता दो, सब मैं ही बताऊंगा क्या? यूकैरियोट में कौन है? बोलो भाई। हाँ बिल्कुल इशिता सही बिल बोल रहे हैं। 28S आरआरएनए क्या होगा बच्चे? 28S आरआरएनए। और याद है ये एंजाइम क्या करती है? हेल्प इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाली एंजाइम है ये, है ना। और क्योंकि एंजाइम क्या है? आरआरएनए, तो इसे क्या बोला जाए? राइबोजाइम। कोई दिक्कत है क्या? सही है,
बिल्कुल ठीक है। तो सुनो मेरी बात, सब ध्यान से सुनेंगे। तो सुनिए मेरी बात, राइबोसोम जो है बच्चों फर्स्ट एंजाइम है जो अर्थ पर इवॉल्व हुई और स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम बनाता है, ये इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आरएनए। फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाली एंजाइम ये राइबोसोम है। अरे तभी तो एनसीईआरटी लिखती है बच्चों, क्या ध्यान से सुनना, कि आरआरएनए, एमआरएनए की बात करेंगे बाद में, अभी नहीं। इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा इरफान, क्यों टेंशन ले रहा, अभी यही शुरू हुआ है भाई। इसके बाद क्या होगा पता चल जाएगा, जेनेटिक्स ही चलेगी अभी। अच्छा सुनो मेरी बात, एनसीईआरटी ने पता है क्या बोला है, एनसीईआरटी ने बोला है, एनसीईआरटी ने क्या बोला है उस पर फोकस करो। एनसीईआरटी ने लिखा है आरआरएनए प्लेज बोथ स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल इन ट्रांसलेशन। मतलब आरआरएनए स्ट्रक्चरल रोल और कैटलिस्ट का रोल दोनों प्ले करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। कैसे, अरे राइबोसोम ही तो प्रोटीन बनाएगा, उसका स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, आरआरएनए, तो हुआ ना स्ट्रक्चरल रोल। अब फिर प्रोटीन बनाने वाली एंजाइम का काम भी आरआरएनए ही तो कर रहा है, तो कैटालिटिक रोल हो गया, कैटलिस्ट का काम। तो एनसीईआरटी की लाइन है ये, तो क्या लिखूं मैं, आरआरएनए, एनसीईआरटी की लाइन है इंपॉर्टेंट, आरआरएनए प्लेज बोथ स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल, मतलब एंजाइम का रोल प्ले करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। स्ट्रक्चरल रोल एंड कैटालिटिक रोल प्ले करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। सही है बच्चों। अच्छा ये हो गया आरआरएनए। थोड़ा सा रह गया है, क्या, आ जाओ देखते हैं अगले पेज में। आरआरएनए आखिरी एक और स्लाइड देखो। राइबोसोम की अगर बात करूं बच्चों, तो आप सब जानते हो प्रोकैरियोट में राइबोसोम होता है 70s, यूकैरियोट में होता है 80s। और याद है आपको सब यूनिट, 70s राइबोसोम का जो छोटा सब यूनिट होता है वो होता है कैसा, 30s, और बड़ा सब यूनिट होता है 50s। याद है इन दोनों सब यूनिट को पकड़ के रखता है कौन, मैग्नीशियम आयन, याद है ना। अच्छा और बात रही यूकैरियोट में छोटा सब यूनिट होता है 40s, और छोटा तो 40s और बड़ा होता है 60s, है ना, 60s। और दोनों सब यूनिट को पकड़ के कौन रखता है, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, अच्छा यही होता है ना। हाँ भाई देखो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 0.001 मोलर कंसंट्रेशन। अभी फिलहाल आप ये फोकस करें, ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान देंगे। मामला क्या है वो सुने। ये जो छोटा सब यूनिट है ना, इसमें कौन सा आरआरएनए होता है, 16s आरआरएनए होता है। छोटे वाले सब यूनिट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में 16s आरआरएनए, और बड़े वाले में होता है 23s। अरे वही जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है, नीट में सवाल आ सकता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है, तो क्या बोलोगे, राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट। अच्छा एक और होता है 5s आरआरएनए, 5s आरआरएनए। लो बच्चों ये है, ठीक है। अब अभी सुनो ध्यान से, अब बात आई हमारे वाले में छोटे सब यूनिट में कौन सा आरआरएनए होता है, 18s आरआरएनए होता है। बड़े वाले में 23 नहीं 28s आरआरएनए होता है। सही है। और क्या होता है भाई, 5.8s आरआरएनए होता है, 5.8s, और 5s भी तो होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या बच्चों, कि मान लो क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आरआरएनए इज कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम। कौन सा आरआरएनए कॉमन है, तो क्या बोलोगे, 5s आरआरएनए। क्या बोलेंगे, 5s आरआरएनए, बिल्कुल सही है, 5s होगा।
हाँ, यूकैरियोट में भी है ना बच्चे 28 एसआरआरएनए कैटालिटिक। अरुण, फर्स्ट रैंकर को क्या मिलेगा उस पर ध्यान ना देना बच्चे, फिर दे देंगे यार तुझे जो चाहिए, तू फर्स्ट रैंक लेकर आ, जो बोलेगा वो दे देंगे यार, ठीक है। अभी फोकस पढ़ाई पर कर। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। कौन कौन सा आरआरएनए हो गया। अब याद करो मैंने राइबोसोम में बोला था आरआरएनए प्लस प्रोटीन होता है। क्या होता है? आरआरएनए प्लस प्रोटीन। तो सर आरआरएनए तो बता दिया कौन कौन सा, प्रोटीन कौन सी वो भी तो बोलो। तो सुनो सभी ध्यान से, आरआरएनए तो आपने देख ही लिया, प्लस अप्रॉक्स 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होती है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में ये आरआरएनए होंगे और अप्रॉक्स 50 डिफरेंट प्रोटीन होंगी, ठीक है। यूकैरियोट में ये सारे आरआरएनए प्लस अप्रॉक्स 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होती है, 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होती है। लो भाई 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। आपकी एनसीईआरटी ने 80 लिखा है, बिल्कुल आदित्य 80 लिखा है, लेकिन वो यूकैरियोट का है। कोई पूछे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में कितने तरह के प्रोटीन? 50 अप्रॉक्स, यूकैरियोट में 80, लेकिन कुछ नहीं पूछा है प्रोकैरियोट यूकैरियोट, कुछ नहीं पूछा है, तो एनसीईआरटी फॉलो करना, 80 दे देना, ठीक है। वो ऑफलाइन की तरह ही पढ़ रहे हैं प्रिंस, ऑनलाइन में तो बोल बोल के निकल जाते हैं, फोकस कर ले भाई, है ना। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि कितने तरह के प्रोटीन हो गए ये बता दिया, ठीक है। अच्छा तो या तो ये तो राइबोसोम हो गए, आरआरएनए प्रोटीन की बात बता दी, ठीक है। अब बात आई कौन सा आरआरएनए कहां बनता है। तो सुनो, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस तो है नहीं, तो सारे आरआरएनए कहां बनेंगे? साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट में सारे आरआरएनए कहां बनेंगे? न्यूक्लियोलस में। 5s छोड़कर, 5s पता है कहां बनेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में। मैं फिर से बोलता हूं, प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस ऐसा कुछ है नहीं, तो प्रोकैरियोट में सारे आरआरएनए कहां बनेंगे? साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट में कहां बनेगा? हर तरह का आरआरएनए कहां बनेगा? न्यूक्लियोलस में, सिवाय 5s के। 5s कहां बनेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। आ जाओ, ये एक आखिरी स्लाइड आरआरएनए के लिए, ठीक है ना। आ जाओ, ऑफलाइन में भी इतना ही पढ़ाता हूं मैं राइबोसोम आरआरएनए के बारे में, ठीक है ना। तो ये आखिरी है। हाँ, इन प्रोकैरियोट all types of RNA are synthesized in cytoplasm. All types of RNA are synthesized in cytoplasm. ठीक है बच्चे। यूकैरियोट में, in eukaryote, all types of RNA are synthesized in nucleolus. But 5s नहीं बनता यहां, but 5s rRNA is synthesized in न्यूक्लियोप्लाज्म। कहां बनता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अरे जैसे सेल का बैकग्राउंड क्या होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म। वैसे ही न्यूक्लियस का बैकग्राउंड न्यूक्लियोप्लाज्म। सही है। अरुण बोल रहे सर आपकी वॉच मिलेगी, बिल्कुल ले लेना भाई, रैंक तो लाओ यार अच्छी। चलो वापस आता हूं बच्चों, प्रोकैरियोट में हर तरह का आरआरएनए कहां बनेगा? साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट में सब कहां बनेंगे? न्यूक्लियोलस। सिर्फ 5s का बनेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में। डन, ठीक है। हाँ, प्रोटीन तो खैर वो तो अलग बात हो गई, हम आरआरएनए की बात करते हैं बच्चों, ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं टीआरएनए। आयुष आजा, टीआरएनए पढ़ते हैं। लो भैया, आरआरएनए हो गया पूरा, अब पढ़ते हैं टीआरएनए। गौर करिएगा, टीआरएनए का दूसरा नाम ट्रांसफर आरएनए। पूरा नाम यही है ना,
ट्रांसफर आरएनए। लेकिन सुनो, इसका एक और नाम है एसआरएनए। एसआरएनए मतलब सॉल्युबल आरएनए। तगड़ी बात होगी टीआरएनए में, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन होगी। एक्सप्लेनेशन पता है कब आएगा? ट्रांसलेशन के दौरान। फिर टीआरएनए सॉल्युबल आरएनए, याद है इसको एडाप्टर आरएनए भी कहते हैं। ठीक है जी, आ जाइए। अच्छा तो आ जाओ। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले पिछला वाला कितना था? सेल के कुल आरएनए का 80%। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, टीआरएनए कितना होता है? 10 to 15% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए। सेल में जितना आरएनए होता है उसका 10 से 15% होता है टीआरएनए। ठीक है, क्लियर? अच्छा, और सुनिए, सबसे छोटा आरएनए है ये, सबसे छोटा आरएनए है। और सुनिए मेरी बात, ये बनता तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, बनता तो सिंगल स्ट्रैंडेड है। केवल एनसीईआरटी करने से सिलेक्शन हो जाएगा ये नहीं कह सकते। पिछले साल याद करो, एक क्वेश्चन आया था, कई आए थे, एक एग्जांपल दे रहा हूं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फॉलोज नॉन मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो पढ़ना है भाई, हमें पढ़ना है, जो पढ़ाया जा रहा है ना पढ़ना। मैं एनसीईआरटी के लिमिट में हूं, जो जरूरी है वहां मुझे जाना पड़ेगा बच्चे। ये नहीं कर सकते एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ के बैठ गए, बस उतने से नहीं होने वाला है, ध्यान रखना है। हाँ, सबसे छोटा आरएनए है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा इधर फोकस, इधर, अब कोई कमेंट नहीं, इधर देखो। जब बनता है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है। लेकिन बच्चों अगर सिंगल स्ट्रैंडेड रहा तो एक्सोन्यूक्लियस काट डालेंगे इसे, सही है। इसीलिए फोल्ड होकर डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है, क्योंकि फोल्ड होकर जब डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इट बिकम फोल्डेड, फोल्ड होकर डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। बिकम फोल्डेड एंड डबल स्ट्रैंडेड फॉर स्टेबिलिटी। फोल्ड होकर डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, सही है। दूसरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं, फोकस करिएगा, अब फोकस करिएगा। हां, अब बात आई बच्चों, एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कहती है क्या पता है, जब जेनेटिक कोड नहीं पता था, टीआरएनए का फंक्शन नहीं पता था, तब टीआरएनए का नाम रखा गया था सॉल्युबल आरएनए। क्या रखा गया था? सॉल्युबल आरएनए। क्यों? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में सॉल्युबल फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सॉल्युबल फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलना है? सॉल्युबल आरएनए। और ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड कराता है, इसलिए बोलो ट्रांसफर आरएनए। अमीनो एसिड लेके जाता है ना राइबोसोम तक प्रोटीन बनाते समय, तो ट्रांसफर आरएनए। बात रही एडाप्टर आरएनए क्यों कहते हैं, ये थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा बच्चों। 4S याद करने की जरूरत नहीं बच्चों, बस स्मॉल एस आरएनए याद रखो। चलो, तो मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इन सॉल्युबल फॉर्म। किस फॉर्म में है? सॉल्युबल फॉर्म में, सो कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सॉल्युबल आरएनए। और ये ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड कराता है प्रोटीन बनाते समय, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए। नाम क्यों है वो बता रहा हूं। हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाते समय अमीनो एसिड ले लेके जाता है, सो कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए, या बोलो टीआरएनए। ठीक है, अब बात आई एडाप्टर आरएनए क्यों कहते हैं। अब एडाप्टर समझ लो, आप जो भी पढ़ो मुझे मतलब नहीं है, मैं जो बता रहा हूं उस पर फोकस करो। एडाप्टर बच्चे, मामला यह है कि घर में जो मोबाइल का चार्जर है, देसी भाषा में हम क्या बोलते हैं उसे? चार्जर। एक्चुअली क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में उसे? एडाप्टर। पता है एडाप्टर किसे बोलते हैं? जो दो चीजों को कनेक्ट करे।
जैसे एग्जांपल देता हूं, मोबाइल का वो जो चार्जर है वो दो चीजों को कनेक्ट करता है। क्या? घर की वो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, अब मोबाइल की सर्किट को कनेक्ट करता है। घर की इलेक्ट्रिक सर्किट और मोबाइल की सर्किट दोनों को कनेक्ट करता है चार्जर, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एडाप्टर। टीआरएनए भी यही करता है। टीआरएनए क्या करता है? ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ऐसे काम नहीं चलेगा, जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करें। क्या करता है? अब ये चीज बच्चों मैं कुछ इस तरह से दिखाना चाह रहा हूं। देखो, मान लो बच्चों, यही ले बना देता हूं छोटा सा। हाँ, ये एमआरएनए है। यहां पर बच्चों एयूजी कोडॉन है, यहां सीसीसी है, यहां सीयूसी है, यहां एजीजी है। ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए है। टीआरएनए देखा, हाँ बिल्कुल सही, टीआरएनए देखा एयूजी, तो एयूजी देखकर टीआरएनए लेकर आ गया, टीआरएनए लेकर आ गया मिथियोनीन अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड ले आया टीआरएनए? मिथियोनीन अमीनो एसिड। मिथियोनीन अमीनो एसिड लेकर आ गया। टीआरएनए ने देखा सीसीसी है, तो प्रोलीन ले आया। सीसीसी देखकर क्या ले आया? कौन सा अमीनो एसिड? प्रोलीन अमीनो एसिड ले आया। सीयूसी देखकर ल्यूसीन ले आया। सीयूसी देखकर क्या ले आया? ल्यूसीन अमीनो एसिड। ओह, कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूं, सच में सीयूसी कोड फॉर ल्यूसीन, सीसीसी कोड फॉर प्रोलीन, एयूजी कोड फॉर मिथ्यूनिन, एजीजी कोड फॉर आर्जिनिन। आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, नीट में आ चुका है, कोडॉन्स आ चुके हैं, एम्स में भी आता था, नीट में भी। आदित्य कनेक्ट भी कर रहा है ना बच्चे, कन्वर्टर तो है लेकिन कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब सुनिए, तो देखो ये मिथियोनिन है, ये मिथियोनिन है, ये प्रोलीन है, ल्यूसीन, इन्हें जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? क्या बन जाएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बन जाएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। समझ रहे हो? तो सुनो, तो मेरी लाइन पर सुनना जरा मेरी, ठीक है। अब देखते हैं, मैं ये बोल रहा हूं बच्चों ध्यान से, एमआरएनए किसको कनेक्ट कर रहा है वो बोल रहा हूं। एमआरएनए पर कोडॉन का सीक्वेंस, एमआरएनए पर कोडॉन का सीक्वेंस, और पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड का सीक्वेंस। टीआरएनए कहां बनेगा? हर आरएनए न्यूक्लियस में बनता है, ठीक है, हर आरएनए न्यूक्लियस में बनता है, पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। अभी फोकस करें, है ना। मैं बोल रहा हूं ये कोडॉन है एमआरएनए पर, तो कोडॉन का सीक्वेंस और पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड सीक्वेंस, इन दोनों का कनेक्टिंग लिंक कौन है? इन दोनों का कनेक्टर कौन है? टीआरएनए। हाँ, याद करवाऊंगा, चिंता ना करो। कौन सा कोडॉन क्या कोड करता है, नीट में आ चुका है, आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल याद करवाऊंगा, तरीका दूंगा, शॉर्ट ट्रिक दूंगा, जेनेटिक कोड पढ़ाते समय फटाफट याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों टीआरएनए के अडाप्टर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके बीच कनेक्टिंग लिंक है? कोडॉन्स ऑन एमआरएनए और एमिनो एसिड सीक्वेंस इन पॉलीपेप्टाइड चेन, दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टर कौन है? टीआरएनए, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एडाप्टर आरएनए, ठीक है। हाँ, करेक्ट अमीनो एसिड लाता है, वो सब नहीं जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करें, ठीक है। हाँ, करेक्ट तो लाएगा ही भाई, लेकिन कनेक्ट करे, कनेक्टिंग लिंक है। तो टीआरएनए एक्ट एज लिंक बिटवीन, किसके बीच लिंक है? बिटवीन कोडॉन्स ऑन एमआरएनए, कोडॉन्स ऑन एमआरएनए एंड amino acid sequence and amino acid sequence in polypeptide chain and amino acid sequence in polypeptide chain, so called as adapter RNA, इसीलिए क्या बोलते हैं? एडाप्टर आरएनए, ठीक है बच्चों, इसीलिए एडाप्टर कहते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम क्यों है वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है, ओके। तो नाम हो गए। अब सुनो बच्चों, इसके पास ना कुछ एबनॉर्मल बेसिस होते हैं, नॉर्मल बेसिस तो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, इसको छोड़कर कुछ एबनॉर्मल बेसिस होते हैं। क्यों पता है एबनॉर्मल बेस क्यों लेके चलता है? एबनॉर्मल बेस क्यों लेके चलता है वो सुनो मेरी बात।
देखो इस बेचारे को साइटोप्लाज्म में घूमना है, एमिनो एसिड ले लेके चलना है, सही है। रास्ते में कोई न्यूक्लियस मिल गया, बोले इधर आ, देखा एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरासिल, अच्छा तो न्यूक्लिक एसिड काट के खत्म। इसीलिए अपने साथ एबनॉर्मल बेस लेकर चलता है, जैसे कि डाईहाइड्रोयूरासिल, यूरासिल तो है, डाईहाइड्रोयूरासिल भी है, सूडोयूरासिल है, मिथाइल साइटोसिन है, आइनोसिन है, कई एबनॉर्मल बेस है। तो न्यूक्लियस ने पकड़ लिया इसको, बोला आ इधर, देखा आइनोसिन है, सूडोयूरासिल है, राइबोथाइमिडीन है, अरे तू तो न्यूक्लिक एसिड ही नहीं है, जा। तो कटने से बच गया ना। तो न्यूक्लियस एंजाइम से कटने से बचने के लिए अपने पास कुछ एबनॉर्मल बेसिस रखता है, सही है, ताकि पहचाना ना जा सके कि यह न्यूक्लिक एसिड है। तो अगला पॉइंट यही लिख रहा हूं मैं, देखो इट हैज सम एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस, abnormal nitrogen basis, so as to protect itself, so as to protect itself from nuclease activity, न्यूक्लियस से बचने के लिए। एग्जाम्पल दे देता हूं एक आध एबनॉर्मल बेसिस का, जैसे आइनोसिन है, सूडोयूरासिल है, सूडोयूरासिल है जिसे हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, डाईहाइड्रोयूरासिल है जिसे हम डीएचयू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइबोथाइमिडीन है, मिथाइल साइटोसिन है, एक्सेट्रा लिखो ना यार, क्या है, 2-3 लिख लिए बहुत है, ठीक है, ये आ गई। तो अब नॉर्मल बेसिस लिए रखता है। अब सुनो तो बच्चे, इसका जो 2D स्ट्रक्चर है ना, या बोलो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? क्लोवर लीफ लाइक। कैसा दिखता है? क्लोवर लीफ लाइक। और यह बताया था रॉबर्ट हॉली ने। किसने? रॉबर्ट हॉली ने बताया था इसका 2D स्ट्रक्चर, सही है। बात रही इसके 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर बोला जाए या एक्चुअल स्ट्रक्चर बोला जाए, एक ही बात है। तो 3D स्ट्रक्चर इसका कैसा दिखता है? इन्वर्टेड एल शेप, उल्टा एल शेप। यह दिया था किम ने। अरे किसने दिया ना याद करो, चलेगा, लेकिन यह तो याद रखो 2D स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ जैसा है, ठीक है। और 3D स्ट्रक्चर उल्टा एल है। उल्टा एल मतलब 7 नहीं है, ये उल्टा एल है, ऐसा दिखता है। मुझे एक चीज बताओ ना, मुझे ये क्लोवर लीफ क्या होता है? हिंदी में लिख के बताओ भाई, इंग्लिश में लिखो लेकिन लिखो, मैं जानना चाहता हूं किसने क्या पढ़ा है। क्लोवर लीफ क्या होता है? अरे सूडोयूरासिल एबनॉर्मल बेस का नाम है। क्लोवर लीफ क्या होता है भाई, बताओ तो आप लोग। अरे दो स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? अरे भाई मैंने पेज में बनाया, वो 2D स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में देखा तो वो 3D हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्लोवर लीफ क्या होता है? फटाफट बोलो। आयुष बोल रहा है लौंग, और बोलो भाई फटाफट बोलो, कौन क्या बोलना चाह रहा है? लौंग 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 की पत्ती, लौंग की पत्ती, लौंग लौंग लौंग, सबके कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। लौंग की पत्ती। अब आपके ज्ञान की बातें कर लूं मैं। पान का पत्ता, रंगोली, ये क्या है? अच्छा चलिए आपका कॉन्सेप्ट सही कर देता हूं बच्चों। अरे रुक जा, हाँ आदित्य ने सही लिखा है हिंदी मीडियम में। क्या? देखो बच्चों, सुन लो क्लोव, सुनो, क्लोव मतलब होता है लौंग। क्लोव मतलब होता है लौंग। क्लोवर इज नॉट लौंग। क्लोवर लौंग नहीं है बच्चों। क्लोवर एक फैबेसी फैमिली का पत्ता है, प्लांट है। क्या बोल रहा हूं? क्लोव जो है लौंग है, और क्लोवर जो है वो लौंग नहीं है। क्लोवर एक फैबेसी फैमिली, लेगुमिनोसी फैमिली का एक पौधा है, हिंदी में जिसे तिपतिया पौधा कहते हैं। तिपतिया पौधा, लौंग नहीं है। आज घर जाकर जब क्लास हो जाए तो ढूंढना, क्लोव नहीं लिखना गूगल पे, क्लोवर लिखना, तो लौंग नहीं आएगा।
एक फैबेसी या लेगुमिनेसी फैमिली का पौधा आएगा जिसमें पत्तियों का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो लॉन्ग नहीं। पता नहीं क्या क्या पढ़ के बैठे हो आप लोग। चलो आ जाओ, ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है भाई, तो 3D स्ट्रक्चर की बात हो गई, 2D की बात। अब बात आई, एक्चुअली तो ये उल्टा एल जैसा दिखता है, लेकिन मैं बोलता हूं कि ये जो 2D स्ट्रक्चर है ना, इसका अगर आपको टीआरएनए का एक एक फंक्शन समझना है तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर अच्छे से समझाता है। इसीलिए हम क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ते हैं, आ जाओ। ये ऐसा करता हूं, रुको, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। इधर आओ, क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। पता है टीआरएनए के क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर में, क्लोवर लीफ मॉडल वाले स्ट्रक्चर में अभी आप देखना, देयर आर 4 आर्म्स एंड 3 लूप्स इन टीआरएनए। 4 आर्म होंगे और 3 लूप होंगे टीआरएनए में। 4 आर्म होंगे और 3 लूप होंगे। चलो देखते हैं, तो आ जाओ देखते हैं। देखो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था टीआरएनए जब बनता है ऐसे बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुन लो, अब बाकी बातें खत्म। अब इधर आओ, टीआरएनए जब बना सिंगल स्ट्रैंडेड बना था बच्चों। जब मान लो ये टीआरएनए ए जी सी यू जी सब भरा पड़ा है, यहां यू था मान लो फॉर एग्जांपल, इसे यहां से फोल्ड करो, यहां से फोल्ड करो। ठीक है, अच्छा, अब इसको यहां से फोल्ड कर, तो आपको नहीं लग रहा ये ऐसे हो जाएगा? तो ये जो ए था इसके सामने क्या आ गया? यू आ गया, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस है तो डबल स्ट्रैंड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। सही है? तो मैं ये कह रहा हूं कि जब बनता है तो सिंगल स्ट्रैंड बनता है, लेकिन जब फोल्ड होता है तो आमने सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेस आ जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस आ गए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, लो हो गया डबल स्ट्रैंडेड, ऐसे होता है डबल स्ट्रैंड। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। सभी अलर्ट रहिएगा और ध्यान से देखिए, फोल्ड होकर टीआरएनए कुछ इस तरह से बनता है। ये ऐसे, रुक जाओ, कुछ इस तरह से बनता है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे फोल्ड होकर डबल स्ट्रैंडेड हो गया बच्चों। ये कुछ ऐसे, एक सेकंड, ये ऐसे, ये ऐसे, ये कुछ एक्स्ट्रा आर्म होती है, ये ऐसे, ये देखो फोल्ड होकर डबल स्ट्रैंडेड हो गया, ये ऐसे। बच्चों ये टीआरएनए का 5' एंड है, ये 3' एंड है। 5' एंड पर हमेशा ग्वानीन होगा और 3' एंड पर यहां CCA होता है। क्या होता है? CCA। आपको याद है 5' एंड पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप होगा, 3' एंड पर याद है फ्री OH ग्रुप होगा। सही है? अच्छा सुनो बच्चों, ये मैंने बोला जब ये फोल्ड हुआ तो आमने सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेस आ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट्री बेस से सामने सामने आ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, टीआरएनए क्या हो गया? डबल स्ट्रैंडेड। सही है? ये ऐसे। लेकिन बच्चों ध्यान से, लेकिन कहीं कहीं ना एबनॉर्मल बेसिस आ गए तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाया। अरे तभी तो लूप बना, मैं कह रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री बेस आमने सामने आ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। लेकिन ये ऐसे फूला हुआ क्यों है? अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते ना तो ये भी तो ऐसे होता ना, ऐसे थोड़ी ना होता। तो यहां पर एक्चुअली नॉर्मल बेसिस के साथ साथ एबनॉर्मल बेसिस आ गए।
भाई एडेनिन के सामने जरूरी नहीं है यूरासिल आए, सूडो यूरासिल आ गया या डाइहाइड्रो यूरासिल आ गया। सही है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं ये कह रहा हूं क्योंकि यहां नॉर्मल बेसिस के साथ साथ एबनॉर्मल बेसिस है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाया, नहीं तो ऐसे रहता ना जैसे ये बनाया है। समझ गए? तो लूप क्यों है? क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाया। क्यों नहीं बना? क्योंकि वहां नॉर्मल बेस के साथ साथ एबनॉर्मल बेसिस है। ठीक है, आ जाओ अब आगे सुनो बच्चों। देखो टीआरएनए में मैंने बोला 4 आर्म है ना, 4 आर्म है। चलो देखते हैं। ये जो आर्म है ना बच्चों, ये वाली इसे कहते हैं एक्सेप्टर आर्म। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर आर्म। क्यों बोलते हैं अभी पता चल जाएगा। इसे कहते हैं टी आर्म, इसे कहते हैं डी आर्म। ठीक है, और इसे कहते हैं ये वाले को एंटीकोडॉन आर्म। क्या बोलते हैं? एंटीकोडॉन आर्म। और सुनो तो ये एक एक्स्ट्रा आर्म है या वेरिएबल आर्म है। एक्स्ट्रा आर्म है या वेरिएबल आर्म है। बात रही ये एक्स्ट्रा आर्म या वेरिएबल आर्म, सर गिना नहीं आपने, तो 4 ही बोले, यहां तो 5 है, यहां तो 5 है। तो मैं बोल रहा हूं 4 आर्म है, एक्सेप्टर आर्म, टी आर्म, डी आर्म, एंटीकोडॉन आर्म। ये एक्स्ट्रा आर्म किसी टीआरएनए में होगा, किसी में नहीं होगा, और जिनमें होगा भी कोई फंक्शन नहीं है, इसीलिए इसे काउंट नहीं करते। एक्स्ट्रा या वेरिएबल आर्म नो सिग्निफिकेंस, इसीलिए इसको काउंट नहीं किया। किसी टीआरएनए में होगा, कुछ में नहीं होगा, लेकिन जिनमें है उनमें भी कुछ नहीं कर रहा, तो नहीं गिनेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं। अब बात आई बच्चों आर्म एक एक करके, एक्सेप्टर आर्म देखते हैं। पता है आपको 3 टीआरएनए अमीनो एसिड लेके चलता है ना, टीआरएनए अमीनो एसिड लेके चलता है। पता है कहां लेके चलता है? 3' एंड पर। कहां? 3' एंड पर लेके चलता है। अब नीट में सवाल आ गया, टीआरएनए अमीनो एसिड कहां लेके चलता है? 3' एंड पर। लेकिन अमीनो एसिड जो जुड़ा है इससे, वो कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? आ जाओ देखते हैं। बच्चों आपको याद है अमीनो एसिड बेसिकली क्या होता है? CHR NH2 COH, यही है ना अमीनो एसिड। अरे अमीनो एसिड है भाई, ये क्या है? ये अमीनो एसिड। तो देखो ना, सुनो तो, सुनो इधर। अरे एनसीईआरटी के बाहर नहीं है भाई, एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम बना है ना, टीआरएनए लिखा है ना, अडॉप्टर आरएनए। उसके कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएंगे जब ये पढ़ोगे। अपन एक एक लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो किसी काम का नहीं है, पढ़ना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, अच्छा। तो टीआरएनए में ये OH है और ये एसिड। अरे एसिड और अल्कोहल कौन सा बॉन्ड बनेगा? बिल्कुल एस्टर बॉन्ड बनेगा। तो सुनो तो, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है तो क्या होता है? याद है? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है तो एसिड से निकलता OH, अल्कोहल से निकलता है H। निकाल दो, बना दो S। ठीक है, नहीं CCA का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता वहां, तो निकाल दो। ये OH हटा दो, इधर से H हटा दो बच्चे, है ना? तो बचा क्या इधर? O ही तो बचा सिर्फ। तो सुनो, ये इधर का O और ये ऐसे बन गया। कौन सा बॉन्ड है ये? एस्टर बॉन्ड। तो ध्यान रखना, क्या सीखा यहां? मैकेनिज्म तो बता दिया, लेकिन याद क्या रखना है? याद यही रखना है कि टीआरएनए के 3' एंड पर अमीनो एसिड जुड़ा होता है। कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता है? एस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। बस ये चाहिए, इसीलिए इसे एक्सेप्टर आर्म कहते हैं और एंड को एक्सेप्टर एंड कहते हैं। एक्सेप्टर एंड हो गया ये। अब बच्चों सुनो, टी आर्म के लूप को ना बच्चों कहते हैं टी साइसी लूप। टी आर्म के लूप को क्या बोलते हैं? टी साइसी लूप, या कहते हैं अटैचमेंट लूप। टी साइसी लूप बोलते हैं या क्या बोलते हैं? अटैचमेंट लूप। और एंटीकोडॉन आर्म के लूप को पता है क्या बोलते हैं? एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन आर्म वाले लूप को क्या बोलते हैं? एंटीकोडॉन लूप, या कहते हैं रिकॉग्निशन लूप। क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन लूप। और बच्चे ये डी आर्म वाले लूप को कहते हैं DHU लूप। इस लूप का एक और प्यारा नाम है, पता है क्या नाम है? प्यारा सा नाम है, देख लो क्या प्यारा है। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और जो लोग बोल रहे हैं ना एनसीईआरटी के बाहर बोल रहे थे, ये एंजाइम का नाम ट्रांसलेशन टॉपिक में है। तो को जो भी बताया जा रहा है बेवजह नहीं। मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना बच्चों की फालतू की बातें करूंगा, जो काम का है बस वही बताऊंगा। DHU लूप का दूसरा नाम है ये
ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं बच्चों। तीनों लूप पढ़ने हमें एक एक करके। शुरुआत पहले लूप से, टी साई सी लूप। पता है इसका नाम अटैचमेंट लूप क्या है, क्यों है? अरे जब ट्रांसलेशन पढ़ोगे ना, तो जो राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट है, बड़ा यूनिट राइबोसोम का, उससे ये जुड़ता है। अटैच, ये लूप क्या करता है? टीआरएनए को जुड़वा देता है। किससे? राइबोसोम के बड़े सब यूनिट से। ये लूप का काम क्या है? राइबोसोम के बड़े सब यूनिट से टीआरएनए को जुड़वा देना। ये लूप क्या करता है? टीआरएनए को पकड़ के ले जाएगा और राइबोसोम के बड़े सब यूनिट से जुड़वा देगा। अभी तो याद ही करना है, जब ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो होता हुआ दिख जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस लूप में ये याद रखना है बच्चों। क्या याद करना है? देखो, ये लूप क्या करता है? अटैच करवा देता है टीआरएनए को। अभी तो याद ही करना बच्चे, ट्रांसलेशन के समय देख लेना। अटैचेस टीआरएनए, यहां जो भी है वो ट्रांसलेशन के समय आएगा, है ना? तो देखो, अटैचेस टीआरएनए किससे जुड़वाएगा? टू लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट। राइबोसोम के बड़े सब यूनिट से जुड़वा देगा। लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, मेन बात करता हूं जो काम का है ना? हाँ, सीसीए 5 पर होगा? नहीं भाई, 3 पर होगा। अच्छा, तो टी साई सी लूप का काम क्या है? राइबोसोम इस टीआरएनए को पकड़ के किससे जुड़वा देना? राइबोसोम के बड़े से। बस हो गया इतना ही। अब पता है, ये टी साई सी लूप की बात हो गई। अब एंटीकोडॉन लूप की बात कर लेता हूं। ठीक है, आओ। एंटीकोडॉन लूप का काम क्या है? आ जाओ बच्चों। ये मान लो एमआरएनए, ये मान लो एमआरएनए। ठीक है, ये एमआरएनए है। यहां पर एयूजी कोडॉन है, यहां जीसीजी है, यहां यूजीसी है, ऐसे करके एमआरएनए पर कोडॉन है। ये टीआरएनए में, देखिए मेरी बात, टी साई सी लूप में 7 बेसेस होते हैं। 7 बेसेस होते हैं, राइट? एंटीकोडॉन लूप में भी 7 बेसेस होते हैं। कितने? 7 बेसेस होते हैं। और 7 बेस में से 3 बेस इधर आओ, 3 बेस यहां लगे होते हैं, यहां लगे होते हैं। मान लो वो 3 बेस जो हैं वो ये हैं, इधर आओ। वो 3 बेस ये हैं, यहां यू है, यहां ए है, यहां सी है। हाँ बिल्कुल, टी साई सी लूप में सूडो यूरेसिल है बच्चे वो, है ना? टी साई सी लूप में साई जो है वो सूडो यूरेसिल है, एबनॉर्मल बेस। ठीक है, आ जाओ इधर आओ। आप जो काम का है सिर्फ वो बता रहा हूं, है ना? इधर उधर की बातें नहीं। देखो, मैं बोल रहा हूं एंटीकोडॉन लूप में 7 बेसिस है, जिसमें से 3 बेस ये रहे। और पता है ये 3 बेस क्या करेंगे? कोडॉन से जुड़ेंगे हमारे। नहीं, देखो ना, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लग रहा है आपको? देखो, ये यूए हाइड्रोजन बॉन्ड, एयू हाइड्रोजन बॉन्ड, सीजी हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है, यही है ना? तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये एमआरएनए पर जो ये 3-3 के सेट हैं, इन्हें क्या बोलते हो? कोडॉन। इन्हें क्या बोलते हो? कोडॉन। और जो कोडॉन से जुड़ रहा है, टीआरएनए वाला 3 का सेट जो कोडॉन से जुड़ रहा है, उसे क्या बोलते हैं? एंटीकोडॉन। अरे तभी तो एंटीकोडॉन लूप बोला। एंटी का क्या मतलब? उल्टा। कोडॉन का उल्टा। क्या बोल रहा हूं? कोडॉन का उल्टा। या तो कोडॉन का उल्टा लिख दो, एंटीकोडॉन, या फिर एंटीकोडॉन को ही, एंटीकोडॉन ना लिखो, कोडॉन को उल्टा ही लिख दो, सीओडीओएन को एनओडीओसी, नोडॉक। सही है? फिर से बोलता हूं, देखो, ये जो एंटीकोडॉन लूप में 7 में से 3 बेस हैं, इनको क्या बोलते हैं? एंटीकोडॉन, या कोडॉन का उल्टा, दैट इज नोडॉक। क्यों ऐसा नाम दे रहे हो? क्योंकि वो कोडॉन से जोड़ते हैं। सही है? अच्छा, अब मेरी बात सुनिए। एंटीकोडॉन, ये 3 बेस हैं, कोडॉन से जुड़े। कोई पूछे एंटीकोडॉन लूप का काम क्या है? ओ भाई, एंटीकोडॉन का लूप का काम यह है, टीआरएनए को बताते हैं कि तुझे एमआरएनए पर कहां पर जुड़ना है। सही है? अरे 3, एक ही एंटीकोडॉन है बच्चे, एक टीआरएनए में एक एंटीकोडॉन, हर टीआरएनए में एक एंटीकोडॉन, एक 3 का सेट होगा। सही है? हाँ, तो मैं फिर से बोलता हूं, एंटीकोडॉन लूप का काम क्या है? टीआरएनए को बताना कि तुझे एमआरएनए पर कहां जुड़ना है। एंटीकोडॉन लूप बोलेगा, इधर आओ, बोलेगा कि देख भाई, मेरा कॉम्प्लीमेंट्री ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो तुझे यहीं पर जुड़ना है।
तुझे यहीं पर जुड़ना, ये तेरी जगह है। इंग्लिश में बोल दूं, इसका काम है टू रिकॉग्नाइज कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन ऑन एमआरएनए। क्या ढूंढवाना? कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन ढूंढवाना है एमआरएनए, और मिल जाए तो टीआरएनए एमआरएनए को जुड़वा दो। किससे? बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। किससे जुड़वा दो? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो मैं यहां पर लिख दूं, और सुनो ध्यान से, एमकेजी पीडीएफ भी आएगा। रुको यार, अभी फोकस करो ना यार, तुम लोग डिस्ट्रैक्ट कर देते हो। इधर आओ, मैं बोल रहा हूं इस लूप का काम क्या है। क्या करना? टीआरएनए को बताना कि तुझे कहां जाके जुड़ना है। ये बोलेगा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री तो ये है, ये दोनों नहीं है, तो टीआरएनए तू यहां जुड़ जा बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। और सुनो, याद है आपको कोडॉन की टेबल में 64 टाइप के कोडॉन होते हैं, जिनमें से 3 स्टॉप कोडॉन है, राइट। और स्टॉप कोडॉन से जुड़ने के लिए कोई टीआरएनए या एंटी कोडॉन नहीं होता। कोडॉन कितने हैं? 64 टाइप के, जिसमें से 3 क्या है? स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन से जुड़ने के लिए कोई टीआरएनए नहीं है ना। तो कितने फंक्शनल कोडॉन कितने बचे, मतलब अमीनो एसिड वाले कितने बचे? 61 कोडॉन। तो सेल में कितने तरह के टीआरएनए होंगे बॉडी में? 61 टाइप के, क्योंकि एक टीआरएनए में तो एक एंटीकोडॉन है, एक टीआरएनए में एक एंटीकोडॉन है। तो 61 कोडॉन से जुड़ने के लिए 61 टाइप ऑफ एंटीकोडॉन या टीआरएनए चाहिए। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगली स्लाइड में लिख रहा हूं, देखो इधर फोकस करो। फंक्शन ऑफ स्टार मार्क, फंक्शन ऑफ एंटीकोडॉन लूप क्या है? इज टू रिकॉग्नाइज, क्या पहचानना? कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन ऑन एमआरएनए, टू रिकॉग्नाइज कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन ऑन एमआरएनए। ठीक, अब मिल जाए कोडॉन तो टीआरएनए को बोलो चल जुड़ जा, एंड हेल्प टीआरएनए, टीआरएनए को बोलो चल जुड़ जा भाई, हेल्प टीआरएनए टू बाइंड विथ एमआरएनए बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़वाना, सही है? हां बिल्कुल सही है। मैं बोल रहा हूं कि इसका काम यही है, देखना कि मेरा कॉम्प्लीमेंट्री कहां है, चल टीआरएनए यहां जुड़ जा हाइड्रोजन बॉन्ड से। लेकिन देर आर नो एनी टीआरएनए, एनसीईआरटी की लाइन है ये, देर आर नो एनी टीआरएनए या एंटीकोडॉन टू बाइंड विथ स्टॉप कोडॉन। यही तो मैं बोलता हूं भाई, डिटेल में पढ़ोगे तब ना एनसीईआरटी भी समझ पाओगे। स्टॉप कोडॉन से जुड़ने के लिए कोई टीआरएनए नहीं है। तो अमीनो एसिड वाले कोडॉन कितने हुए? 64 में से 3 तो स्टॉप कोडॉन है, वो कोई अमीनो एसिड कोड नहीं करते, 3 किनारे कर दो, बचे कितने अमीनो एसिड वाले कोडॉन? 61। तो 61 टाइप ऑफ कोडॉन से जुड़ने के लिए 61 टाइप ऑफ टीआरएनए चाहिए। तो बॉडी में कितने तरह के टीआरएनए होंगे? 61 टाइप के। क्या ये क्लियर है? ठीक, चलो पीछे चलते हैं वापस पिछले पेज में। एंटीकोडॉन लूप हो गया, अब बचा है डीएचयू लूप। अरे इसका क्या बताऊं? अरे सुनो, इसमें ना, इधर सुनो, इधर इधर, इसमें 8 से 12 बेसिस है बच्चों। कितने बेसिस? इसमें 7 थे, इसमें 7 थे, इसमें 8 से 12 बेसिस है। तो बोलो इसे लार्जेस्ट लूप। 8 से 12 बेस है, दोनों में तो 7-7 है, इसमें 8 से 12 है, तो सबसे बड़ा लूप है, सही है। और पता है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन तो मैं यही लिख दूंगा। क्या लिखूं? अरे नाम में इसका फंक्शन छुपा है। क्या करता है देख लो, नाम क्या है? एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम को पहचानने वाला लूप। इस लूप का काम है इस एंजाइम को पहचान लो और अपने से जुड़वा लो, बस इतना ही काम है इसका। तो क्या बोल रहा हूं? फंक्शन इज टू रिकॉग्नाइज, इसका फंक्शन है टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक एंजाइम। कौन सी? एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। इस लूप का काम है इस पर्टिकुलर एंजाइम को, एक सेकंड रुक जाओ भाई, स्पेसिफिक एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। इस लूप का यही काम है, इस एंजाइम को पहचानो और अपने से जुड़वा लो।
ठीक है, बात आई सर ये एंजाइम तो ठीक है, पहचान लिया लूप ने, जुड़वा दिया, अब करेगा क्या? गौर करिएगा, ये इसने पहचान तो लिया, इस लूप ने इस एंजाइम को पहचान लिया, जुड़वा लिया, अब क्या होगा? तो कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एंजाइम करता क्या है, एंजाइम करता क्या वो तो देखो। इधर आओ वापस, टीआरएनए का आखिरी पार्ट है ये, टीआरएनए का आखिरी पार्ट। एमआरएनए 5 मिनट का है, अगली क्लास में कर लेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेंगे। टेस्ट सिलेबस एमआरएनए तक है, मतलब अगली क्लास के 5-10 मिनट, ठीक है, तक सिलेबस है, डन। अच्छा, अब बात रही ये एंजाइम क्या क्या कैसे, इधर आओ, नहीं ऐसे मजा नहीं आएगा, इसको अलग स्लाइड में करते हैं, आ जाओ। देखो बच्चों, ये एमिनो एसाइल टीआरएनए तगड़े लेवल पर बात करते हैं, ये है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेस एंजाइम, और ये बहुत स्पेसिफिक एंजाइम है बच्चे, ये एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेस एंजाइम है। पता है इसका काम क्या है? एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना, नंबर ऑफ बेसिस नहीं याद करना बच्चे, जो काम बता रहा हूं ना सिर्फ वो याद करना, ठीक है, नंबर ऑफ बेसिस नहीं याद करना है, काम जो बता रहा हूं ना बस वो याद रखना। हाँ बिल्कुल, कई लोग तो बता भी रहे हैं, सही है। देखो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेस, पता है इसका काम क्या है? इस एंजाइम का काम है टू एक्टिवेट स्पेसिफिक अमीनो एसिड, मतलब ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना। तो प्रोटीन याद करो ना, जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे ठीक है, गौर करिएगा। हाँ हाँ, आंसर बता दूंगा, चिंता ना करो यार, ये बता लूं थोड़ा सा, बस थोड़ा 5-10 मिनट इधर उधर कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो आ जाओ, इस एंजाइम का काम क्या है, लगे हाथ फ्लो में कंप्लीट कर लेते हैं। इस एंजाइम का काम है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना बाय यूज ऑफ एटीपी। ट्रांसलेशन जब पढ़ोगे प्रोटीन सिंथेसिस, पहला स्टेप क्या आता है? अमीनो एसिड का एक्टिवेशन। कौन कराएगा? ये एंजाइम। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमारी सेल में 20 तरह के अमीनो एसिड है, हमारे सेल में 20 तरह के अमीनो एसिड है, और ये केवल एक ही तरह के अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा, ये केवल एक ही तरह के अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा। तो कहने का मतलब 20 तरह के एंजाइम होंगे ना, तब ना 20 तरह के अमीनो एसिड एक्टिवेट करेगा। तो बोलो इसे 20 टाइप्स होंगे टू एक्टिवेट 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, टू एक्टिवेट 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अरे एक एंजाइम केवल एक ही तरह के अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा, तो 20 तरह के अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए 20 तरह के एंजाइम होंगी हमारी सेल में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अमीनो एसिड एक्टिवेट कराएगा। कैसे? आ जाओ देखते हैं। देखो बच्चों, यहां पर इसने जुड़वा लिया अमीनो एसिड, यहां पर क्या जुड़वा लिया? यहां पर अमीनो एसिड, यहां क्या जुड़वा लेता है? एटीपी। और पता है, सुनो सुनो ध्यान से, एटीपी को तोड़ देता है, जैसे उधर टूटा था ना एएमपी प्लस पीपीआई में, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट। ध्यान से सुनिएगा, ये एंजाइम एक मान लो ये मिथियोनिन को एक्टिवेट करता है, फॉर एग्जांपल किसको एक्टिवेट करता है? मिथियोनिन को। तो अपने से मिथियोनिन को जुड़वा लिया, और एटीपी को तोड़ दिया एएमपी प्लस पीपीआई में, सही है। अब पीपीआई तो हटा दो, क्या बचा? एमिनो एसिड और एएमपी, दोनों को जुड़वा दिया, एमिनो एसिड और एएमपी को जुड़वा दिया, और इस जुड़े हुए को कहते हैं एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। इसी को कहते हैं बच्चों एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। ट्रांसलेशन में पढ़ोगे, मैं अभी से क्लियर कर रहा हूं डायग्रामेटिकली। क्या? इस एंजाइम का काम है अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना बाय यूज ऑफ एटीपी। कैसे हुआ? अमीनो एसिड ले लिया, एटीपी ले लिया, एटीपी को तोड़ दिया एएमपी प्लस पीपीआई, पीपीआई हट गया, बचा सिर्फ एएमपी, तो अमीनो एसिड और एएमपी जुड़ गया और बन गया एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। क्या बन गया? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। और सुनो, ये जो एंजाइम है क्या कर रहा है? फंक्शन में एक क्या कर रहा है? फंक्शन में पहला काम क्या किया इसने? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड बाय यूज ऑफ एटीपी। बस क्लोज कर रहे हैं बच्चों, हाँ 2-3 मिनट और। हाँ, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड कर रहा है बाय यूज ऑफ एटीपी, सही है। दूसरा फंक्शन क्या है अभी बताता हूं। मैं बोल रहा हूं इसने अपने से अमीनो एसिड जुड़वाया और एटीपी को तोड़ दिया एएमपी प्लस पीपीआई में, पीपीआई हट गया, अमीनो एसिड और एएमपी जुड़ गया,
क्या कहलाएगा? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। और सुनो, इस एंजाइम को ये लूप खोज रहा है। इस एंजाइम को ये लूप खोज रहा है कि मिल जाए तो मैं जुड़वा लूं। जुड़वा के क्या करूं? उस अमीनो एसिड को टीआरएनए के 3' पर जुड़वा लूं। लोडिंग ऑफ टीआरएनए। इस लूप का काम इस एंजाइम को ढूंढना जिसमें अमीनो एसिड घूम रहा है लेकर, उस एंजाइम को अलोंग विथ अमीनो एसिड अपने से जुड़वा लेगा और फिर क्या करेगा? अमीनो एसिड को यहां ट्रांसफर कर देगा। यही तो काम है। तो चलो आओ देखो अगली स्लाइड में, अगले में। ये देखो बच्चों, टीआरएनए का डीएचई लूप ये रहा। देखो बच्चों, टीआरएनए का डीएचयू लूप ये रहा। ये देखो ये 5' एंड, ये 3' एंड। ये डीएचयू लूप है, ध्यान दीजिएगा। डीएचयू लूप ने पकड़ लिया इस एंजाइम को कि अच्छा तू अमीनो एसिड एक्टिवेटेड लेकर रखा, इधर आ जुड़। और जुड़वाने के बाद क्या करेगा? इसका अमीनो एसिड छीन के यहां जुड़वा लिया जाएगा बाई एस्टर बॉन्ड और एएमपी हटा दिया जाएगा। सही है? मैं बोल रहा था कि एक्टिवेटेड अमीनो एसिड लेकर ये घूम रहा है। इस डीएचयू लूप ने पकड़ लिया इसको, इधर आ, और उसका अमीनो एसिड छीन के जुड़वा लिया एस्टर बॉन्ड से। एएमपी अलग हो गया। इस स्टेप को क्या बोलोगे? चार्जिंग या लोडिंग ऑफ टीआरएनए। क्या बोलोगे? दूसरा फंक्शन क्या है इस एंजाइम का? लोडिंग ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। लोडिंग ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड कहां जुड़वा रहा है? एट 3' एंड ऑफ टीआरएनए। बच्चों इसी को कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या लोडिंग ऑफ टीआरएनए। और जिसने कभी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ दिमाग में रखो, पढ़ा दूंगा बाद में। सही है? ट्रांसलेशन पढ़ाते समय। तो एक बार छोटा सा रिकैप, अमीनो एसिड और एटीपी को जुड़वा लिया, एटीपी का एमपी लेकर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बन गया और घूम रहा है बढ़िया मजे से। ये टीआरएनए पकड़ लिया, इधर आ, तेरे पास अमीनो एसिड है, तो जुड़वा लिया और अमीनो एसिड छीन लिया और अमीनो एसिड टीआरएनए पर जुड़ गया 3' एंड पर। सही है? ठीक है बच्चों? अच्छा, और एएमपी अलग हो गया। तो इस स्टेप को क्या बोलोगे? लोडिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए पर अमीनो एसिड लोड हो गया एट 3' एंड ऑफ टीआरएनए। कैसे? एस्टर बॉन्ड से। क्या ये बच्चों क्लियर है? ऑल ओके? तो देखो मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ा दिया, आरआरएनए भी पढ़ा दिया और टीआरएनए भी पढ़ा दिया। अश्विन चिंता ना कर, ये सब ना ट्रांसलेशन में दोबारा पढ़ेगा तो आ जाएगा समझ में, है ना। आज जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अगली क्लास में आते ही आगे मैं एमआरएनए पढ़ाऊंगा 5 मिनट का, और इसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। अगली क्लास फिर से डिटेल में बढ़िया लेवल की होगी। ये थोड़ा थ्योरी था, याद करने का है, ट्रांसलेशन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आज की बात तो हो गई। अब बच्चों, अच्छा कुछ लोग बोल रहे आंसर ही बस बता दो। हा? क्यों ना ऐसा करेगी, अगली क्लास में आते ही आंसर बताओ, कमेंट करो, अगली क्लास में आते ही बताऊं क्या? अच्छा बता दूं आंसर, चलो देख लो। देखो भाई, वो जो एडिशनल कॉम्प्लिकेशन का मतलब यही था बच्चे कि डीएनए पॉलीमरेज एक ही डायरेक्शन में डीएनए बनाता है, 5 से 3 बनाता है। अब एक ही डायरेक्शन में बना रहा है, अब जब एक ही डायरेक्शन में बना रहा है तो लीडिंग और लैगिंग, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों बनते हैं। ठीक है, अच्छा अरे सिर्फ आंसर बता देता हूं, ठीक है। सुनो मेरी बात, वो जो एक दिया था ना, एक स्ट्रैंड का AG/TC इतना है, तो दूसरे का पता है इसका रेसिप्रोकल होगा। अगर एक स्ट्रैंड का 5 से 3 है तो दूसरे का 3 से 5 होगा। अगली क्लास में आके समझा दूंगा, समझाऊं? ठीक है, तो फिर अगली क्लास में करते हैं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में आते ही बता दूंगा, हाँ बाकी बात में करेंगे। ठीक है, ओके ठीक है। MKG पीडिया कर लेते हैं आज, अगली क्लास में आते ही सबसे पहले क्वेश्चन, फिर बाकी बातें। सिलेबस अगली क्लास का सिर्फ शुरुआत के 5 से 7 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, ओके हाँ, तो सॉल्व करके अगली क्लास में आते ही बताऊंगा। हाँ सही बात है, एग्जॉस्ट हो गए, मैं भी बोल बोल के गला वो हो गया।
तो एमकेजी पीडिया की बात कर लेते हैं, बस 1 सेकंड। हाँ, पानी पी लो। अरे जब तक कमेंट करो ना किस पर बोलूं, यही बता दो टॉपिक। कुछ बोलो ना, क्या एनसीईआरटी से रिलेटेड या किस पर बोलूं। चार्जिंग एक ही चीज है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट पर बोल दो, लॉन्ग टर्म मेमोरी पर। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी पर बोल दो। आज लॉन्ग टर्म मेमोरी डन। अगली क्लास में फिर बताना, फिर कुछ बोल दूंगा। तो चलिए आगे ये हटा लूं स्लाइड्स, है ना। ये कहां तक है, 25 प्लस कर दूं, हट गया। ओके, ये बढ़िया है। टाइम मैनेजमेंट पर बोलना है अपन को, वो लॉन्ग टर्म, हाँ लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। हाँ, सब पर एक एक करके बोलते जाना, मैं बताते जाऊंगा, है ना। आज इस पर आ जाओ। तो बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं। नहीं अभी नहीं, कलर चेंज कर लूं मैं। कौन सा कलर सही रहता है? व्हाइट पर लिखता हूं ना मैं आजकल, ग्रीन। ग्रीन अच्छा है, हाँ ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो बच्चों टाइम लिख लेना है। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं एमकेजी पीडिया फॉर नीट 2026 एपिसोड 4। बच्चों काफी बच्चे मुझे आज बोल रहे थे और बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी पर बात की जाए। तो चलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए मैं एक सलाह दे देता हूं आपको, बहुत हेल्प होगी। देखिए, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, 1.5 घंटे पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, टेक अ ब्रेक ऑफ 15 to 20 मिनट, 15-20 मिनट का ब्रेक लीजिए। चाय, कॉफी, बिस्किट, जो भी, चॉकलेट, जो भी खाना खाइए, और उस दौरान सोचना है मैंने क्या पढ़ा, मुझे क्या याद है। ठीक है, क्या पढ़ा, क्या याद है, वो सोचना है। सोच नहीं पा रहे तो बोल डालो, आईने के सामने खड़े होकर बोल डालो। एक बार बोल डाला, जो छूट गया, जो नहीं ध्यान रहा, वो दोबारा देख लो, दोबारा देख लो। जो चीज भूल गए हो दोबारा देखोगे, वो अब एक घटना से जुड़ चुका है कि जब पहली बार पढ़ा था तो ये भूल गया था, वो लाइन अब कभी नहीं भूलोगे। ये एक पॉइंट है, अभी दूसरा जोड़ रहा हूं, एक बार से नहीं होगा। अब इसके बाद बच्चों अब दूसरा टॉपिक पढ़ो, तीसरा पढ़ो, चलेगा। पढ़ लिया, अब आप जब खाली टाइम है, जैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, बाहर टहल रहे हैं, उस समय फिर से रिकॉल करें। मतलब मैंने आज जो पढ़ा, खास करके बायो में मैंने जो आज पढ़ा, इसे मुझे 3 से 4 बार कल रिकॉल करना है, नया पढ़ने से पहले। पढ़ाई वाला टाइम नहीं, पढ़ाई वाला टाइम नहीं, खाली टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, रिकॉल करो, ट्राई टू रिकॉल कि मुझे क्या याद है, क्या याद नहीं है। अगर 3 से 4 बार रिकॉल कर लोगे तो जो डेटा है बच्चों इमेजेस के फॉर्म में दिमाग में सेव होगा। इसे कहेंगे पिक्टोरियल मेमोरी, और ये होगी लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, इस टॉपिक में मैंने ये पढ़ा है और इसका आंसर ये है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। बच्चों आज टेक्निकल इश्यू होने के कारण आज की सभी लाइव क्लासेस के पीडीएफ कल अपलोड हो जाएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय। सबके लिए बोलूंगा, मुझे टॉपिक देते रहना, मैं बोलता रहूंगा, ठीक है।